नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। आज से हम आरडब्ल्यू द्वारा पब्लिश 2026 जो जीडी की बुक है, जो अभी फिलहाल में लॉन्च हुई है, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास को। और इतिहास में आज हम 50 प्रश्न को करेंगे, 1 से लेकर 50 प्रश्न तक कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी वीडियो में 100 तक, और इसी तरह हम जल्द से जल्द हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम इस बुक्स को एग्जाम से पहले ही समाप्त करा देंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर ग्रेट, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कुछ इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि वन लाइनर के रूप में है, आपको याद करनी है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861, याद रखना है वर्ष कितना, वर्ष 1861 ईसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक बने। क्या बने? इसके पहले महानिदेशक बने। और आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, तो आपको क्या बताना है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको याद रखना है। ये वन लाइनर के फॉर्म में है, तो ये आपको ये डाटा याद रखना है। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक और उसके पहले महानिदेशक भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? क्या एक पुरापाषाण स्थल है? देखिए, आपको इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, अगर जिसने थोड़ी सी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रखी है उसको समझ जाएगा कि चिरान भी एक पुरापाषाण स्थल है, बुरजहोम भी है, मेहरगढ़ भी है। मेहरगढ़ से तो आप 90% है कि ये तो है, इसमें तो 90% जा सकते हैं। बुरजहोम में भी 90% जा सकते हैं। अब ऑप्शन रह गए चिरान और हुनसागी में, चिरान और हुनसागी, और इनमें दोनों में से कौन सा करेक्ट है? हुनसागी। ठीक है, हुनसागी इसका सही उत्तर होगा। सेकंड वाले का हुनसागी एकदम सही करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अब थोड़ी इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। पुरापाषाण पुरापाषाण कालीन स्थल हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और चिरान बुरजोम तथा मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल हैं। क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। ठीक है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध डैश से था, किससे था? तो देखिए, इन्हें जो भूमिहीन खेतीहार मजदूर थे उन्हें उन्हें कहा जाता था कम्मकार। किसे कहा जाता? कम्मकार यानी काम करने वाले, जो जिनके पास भूमि नहीं होती थी उन्हें खेतीहर मजदूर, जो मजदूर हुआ करते थे, जो खेती करके मजदूरी क्या करते थे। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कम्मकार शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है भूमिहीन खेतीहर मजदूर। ठीक है, अब कुछ इनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं। कम्मकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। या तो इनको पैसे नगद दिए जाते थे या उसके बदले कोई सामान दे दिया जाता था। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न 3 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। लौह युग को लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में हथियारों 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 में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो किसका इस्तेमाल होने लगा था? कांसे का। ठीक है, लौह युग से पहले क्या, कौन सा युग था जहाँ कांसे का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था? तो किसका इस्तेमाल होने लगा था? कांसे का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था। आई होप यहाँ तक की सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार कमेंट सेक्शन में मेरी स्पीड के बारे में जरूर बताना कि स्पीड काफी ठीक है या फिर मैं इसको कम करूं या ज्यादा बढ़ा सकता हूं। तो आप एक बार कमेंट जरूर बताना, बाकी कंटेंट को बताना। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इसके ऊपर। कांस्य युग कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब जो कांस्य युग था उसके बाद क्या आया था? लौह युग आया था। क्या आया था? लौह युग। कांस्य युग के बाद क्या आया था? लौह युग। कांसा किससे बनता था? पीतल और टिन के मिलने से। पीतल प्लस टिन से बनता था। ठीक है, कांस्य क्या था? एक मिश्र धातु था। क्या मिश्र धातु था?
एलॉय था। मिश्र धातु क्या होती है? जो दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का प्रयोग होने लगा था। किसका प्रयोग होने लगा था? लोहे का प्रयोग होने लगा था। तभी तो कांसे के बाद लौह युग का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है, तो आपको इससे कितना याद रखना है कि कांस्य युग के बाद कौन सा युग आया था? वो लौह युग आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रश्न 5। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? लौह युग किस कालखंड में आता है? तो लौह युग आता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इस लौह युग, जो ये लौह युग है, इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, भारत में लौह युग की अवधि, ठीक है, जो 1500 से 200 ईसा पूर्व बताई जाती है। प्रारंभिक लौह युग जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। कितना था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। मध्य लौह युग 1000 से 600, 1000 से 600, मध्य 1000 से 600, प्रारंभिक 1500 से 1000, प्रारंभिक 1500 से 1000, और मध्य 1000 से 600, और उत्तर जो कि 600 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कब से? 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। उत्तर लौह युग 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। आई होप प्रश्न 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन का को मिश्रित करते थे। मैंने आपको पहले बता चुका है कि इसमें कांसा एकदम सही उत्तर होगा, क्योंकि कांसे को ही तांबे और टिन के मिश्रण से बनता था। कांसा किससे बनता था? तांबे और टिन के मिश्रण से बनता था, जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा में हड़प्पा नगर की स्थापना की गई थी, मतलब खोजी हुई थी, जिसके लिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। एक बार मुझे आप मेरी स्पीड जरूर बताएंगे, स्पीड किस तरह है। बाकी मैं, अगर इसको कम करना है तो मैं कम कर लूंगा। बाकी मुझे लगता है कि आप जनरली बच्चे 1.5 पे देखते हैं, तो मैं आपको 1.5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद की स्पीड थोड़ी तेज लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपको सिर्फ इसमें चीज़ें कवर करनी है जल्द से जल्द, और आपको आपकी चीज़ें जो भूल गए हैं, आपने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है, उसका रिवीजन करना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। मैं रिपीटेशन रखूंगा, जिससे कि आपको चीज़ें क्लास में याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का एक साक्ष्य प्रदान करता है? क्या करता है? जो कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का एक साक्ष्य प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? कौशाम्बी करता है। क्या करता है? कौशाम्बी करता है। ठीक है, अब कुछ इसकी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। भारत में मध्य लौह युग की अवधि लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी गई है। कितनी मानी गई है? मध्य लौह युग की, जो कि हम अभी ऊपर क्लियर करके आए थे, 1000 से 600 मानी गई है। कौशाम्बी जो कि प्रयागराज के समीप है, समीप मतलब कि पास है। ठीक है, एवं उज्जैन जैसे स्थल पर खुदाई से सड़कों, जल निकासी प्रणाली तथा सार्वजनिक भवनों के साथ आरंभिक शहरी नियोजन का पता चला है। किसका पता चला है? आरंभिक शहरी नियोजन का पता चला है। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? किस विशिष्ट मिट्टियों मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए थे? तो कौन से थे वो? चित्रित धूसर बर्तन। कौन से थे? चित्रित धूसर बर्तन। ठीक है, अब देखिए कुछ जान लेते हैं। मूल रूप में चित्रित दूषित मृदभांड प्रारंभिक लौह युग की ग्रामीण बस्तियों का एक प्रतीक है। क्या है? ग्रामीण बस्तियों का एक प्रतीक है। चित्रित दूषित मृदभांड से संबंधित लौह युग के सब सबसे प्रारंभिक प्रमाण पूर्वी पाकिस्तान में घग्गर घग्गर और हाकरा नदी एवं उत्तरी राजस्थान के गंगा यमुना विभाजन तक प्राप्त हुए थे। कहाँ का प्राप्त हुए थे? घाघरा और हाकरा नदी एवं उत्तरी राजस्थान के गंगा यमुना विभाजन तक प्राप्त हुए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। देखिए, माइक्रोलिथ को आप याद कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो कि कुछ इस तरह का होता है, जो यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे ऊपर से हम देखते हैं छोटे से लेंस से, जिससे कि हमें चीज छोटी चीजें होती हैं जिसको हम आंखों से नहीं देख नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको दिखाने का काम करता है।
तो आपको माइक्रोलिथ कुछ भी माइक्रोलिथ भी इसी टाइप में आपको याद रखना है माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, छोटे पत्थर के औजार, ठीक है, छोटे पत्थर के औजार होते थे, ठीक है। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे, इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी और यह उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने के लिए किया जाता था। देखिए जितनी छोटी चीज होगी, जितनी वो उतनी तो शार्प होगी। इट मीन्स देखिए ये कितना बड़ा पत्थर है, आप किस जानवर को मारोगे, इससे बहुत कम चांस है कि मरेगा। और यही और आपको छोटा कर दो, इसको ऐसे पतला एकदम वो कर दो, आप इसको एकदम नुकीला कर दो, तो इससे मरने के चांस ज्यादा होते हैं। तो माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए इसका सही उत्तर है क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमसन। क्या है? क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमसन, ठीक है। 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुर्गेन्सन थॉमस को पुरातत्व संग्रह क्या है, संग्रह का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जो बाद में कोपेनहेगन में डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित हुआ। क्या हुआ था? राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित हुआ। प्रदर्शनी हेतु पुरावशेषों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करते समय इन्होंने उन्हें 3 काल प्रणाली के अनुसार कालानुक्रमिक रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। क्या किया था? 3 काल प्रणाली के अनुसार कालानुक्रमिक रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। वह अवधि जब हम लगभग 1200 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। एग्जामिनर इस बार क्वेश्चन घुमा सकता है, पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल की अवधि क्या थी? तो वो क्या थी? 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल प्रारंभ होलोसीन युग के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? होलोसीन युग के साथ हुआ था। अच्छा ये बात वेरी इंपॉर्टेंट निकल के आई है, इसे मार्क करने वाली बात है कि भारत में मध्य पाषाण काल का प्रारंभ होलोसीन क्या है? होलोसीन युग के साथ प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? होलोसीन युग के साथ प्रारंभ हुआ था। आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिसके कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ मैंने आपको बताया ना कि माइक्रोलिथ जहां भी सुनो इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। जहां भी आप माइक्रोलिथ वर्ड सुनेंगे इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम निम्नलिखित में से है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको याद कर देता हूँ। पूरा मतलब पुराना, ठीक है। मध्य मतलब बीच का, नव मतलब नया, ठीक है। पुरा पाषाण पुराना, मध्य मतलब बीच का, नव मतलब नया। पुरा मध्य नव, पुरा मध्य नव, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? देखिए आपको शुतुरमुर्ग देख के लगता नहीं है कि शुतुरमुर्ग डायनासोर के जमाने का लगता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग डायनासोर के जमाने का लगता है, तो आपको शुतुरमुर्ग को देख के लगता होगा कि कितना पुराना है। तो ये पुरापाषाण काल में पाया जाता है, समझिए सबसे प्राचीन, ठीक है। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पाटन पुरास्थल पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्कीर्णन के साथ प्राप्त हुए थे। किस साथ हुए थे? छिलके उत्कीर्णन के साथ प्राप्त हुए थे। आई होप आपको प्रश्न नंबर 11 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है, ठीक है। देखिए कई लोग मोहनजोदड़ो से एक पॉइंट याद कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसे किस लैंग्वेज में कहते हैं। तो उसे सिंधी भाषा में कहते हैं, ठीक है। मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला सिंधी भाषा में कहा गया है। क्या कहा है? सिंधी भाषा में किया गया है, ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। याद रखने वाली बात है, क्या है? मृतकों का टीला है, ठीक है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में हुई। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। देखिए आपको कितने याद रखने हैं आपको। हड़प्पा
मोहनजोदड़ो और सैनहुदड़ो, ऐसे जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं उनके तो डेट कब स्थापना हुई और किसके द्वारा की गई, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी इसकी मोहनजोदड़ो, किसके साथ, किसके द्वारा हुई थी, राखल बनर्जी द्वारा, राखल बनर्जी द्वारा। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, और सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में किसके द्वारा, राखल बनर्जी के द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले, कहाँ पर, लड़काना जिले, लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है सिंधु। और इसी तरह आपको पूछ ले कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो कई लोग इसमें भी सिंधु सिंधु लगा देंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया था, तो कई लोग इसमें सिंधु लगा देंगे। नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किसके, रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ये डिफरेंस के लिए रखना है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, किस तरफ, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम तो हम लिखते हैं बाईं से दाईं ओर, हम लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन वो उस टाइम पर इस तरीके से लिखी जाती थी। ठीक है, तो वो किस तरह लिखी जाती थी, वो पत्थरों में लिखी जाती थी। मान लीजिए दीवार है, इसमें इसमें खरोद खरोद के लिखी जाती थी, खरोद खरोद के। इट मीन इसमें खरोच खरोच लिखी जाती थी, तो वो कौन सी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी। कौन सी थी, खरोष्टी लिपि थी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। कब पढ़ी थी, 1937 में। कब पढ़ी थी, 1937 में। ठीक है, आपका रखना, डेट याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि ये उस टाइम पर नगर नियोजन जानते थे। इन्होंने इन्होंने नालियां बना रखी थी, नालियां बना रखी थी, और इनके घर जो कि आज के टाइम पे बनते हैं उस तरह के एडवांस लेवल के बना करते थे। इनके विशाल स्नानागार थे, इनके पास स्टोरेज करने के लिए वो था, इनके पास स्विमिंग पूल थे। मतलब कि ये उस जमाने में जो, जहाँ पर, जहाँ तक कि कई देश अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, उस जमाने में काफी विकसित थे। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। वहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पहला पॉइंट निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। कौन कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। ये आपको याद रखने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। किस स्थल से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, दैमाबाद से प्राप्त हुई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन लाइन के फॉर्म में याद रखना है कि हड़प्पा हड़प्पा स्थल से कि रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई थी, दैमाबाद से प्राप्त हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणतम स्थल है, यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए आपको इसको याद करने की एबिलिटी बताता हूँ। जैसे कि सारे हमारे लगभग हमारे हड़प्पा जो स्थल है वो सारे पाकिस्तान की ओर है। ठीक है, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और हमारा ये दैमाबाद जाता है महाराष्ट्र में, जो कि इंडिया के अंदर यहाँ आ जाता है। तो आपको इसे याद रखना है कि सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है, दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मतलब कि पाकिस्तान के से आप नापोगे तो इस तरह आप देखोगे तो दक्षिण दक्षिण यहाँ बैठता है, तो आपको याद रखना है दक्षिण में है। ठीक है, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था, तो रावी नदी को परुष्पणी कहा जाता था। क्या, परुष्पणी कहा जाता था। देखिए कई सारी नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम जो कि बदल चुके हैं। आधुनिक नाम से कुछ और तरीके से जानते हैं उन्हें, और प्राचीन में कुछ और नाम से जानते थे। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें ना पूछा जाता हो ये, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ तो हम बहुत जल्दी याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए
गोमती नदी को क्या कहते हैं? गोमल। हो गया याद, गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोल, ठीक है। सदा नीरा, सदा नीरा, नीरा क्या होता है? नीर को जब आप स्कूल जाते थे आपको जल के पर्यायवाची याद कराए जाते थे। तो जल को नीर भी कहा जाता है, जिनको ना पता हो मैं बता देता हूँ, जल को नीर भी कहा जाता है। तो सदा नीरा मतलब कि सदा नीरा मतलब सदा नीरो का आप याद कर सकते हैं, जो सदा नीरा मतलब कि सदा साफ रहने वाला पानी, और गंडक यानी गंदा पानी। सदा नीरा सदा साफ रहने वाला पानी, गंडक यानी गंधक, ठीक है। सदा नीरा गंडक, सदा नीरा गंडक, सदा नीरा, ठीक है। सदा नीरा गंडक, सदा नीरा। अस्किनी चिनाब, नी ची, नी ची यानी ई से खत्म हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से खत्म हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। आपको याद रखना है कि एक नदी ऐसी है जो ई से खत्म होती है, ई से स्टार्ट होती है, ठीक है। विपाशा व्यास, हो गया याद, विपाशा व्यास, हो गया याद, विपाशा व्यास, हो गया याद, विपाशा विपास व्यास, ठीक है। वितास्ता झेलम, वितास्ता झेलम, वितास्ता झेलम, ठीक है। वितास्ता झेलम, ये आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं इसमें, वितास्ता झेलम में कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारे याद करा दिए, एक बार हम दोबारा याद कर लेते हैं, ठीक है। अस्किनी चिनाब, ई से खत्म हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से खत्म हो रहा है, ई से स्टार्ट। विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, ठीक है। वितास्ता झेलम, वितास्ता झेलम। सदा नीरा गंडक, सदा नीरा यानी सदा साफ साफ पानी, और गंडक यानी गंदा पानी। गोमती गोमल, गोमती गोमल। आई होप आपको नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। सतलज नदी, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? क्या है? सप्त सिंधु का एक हिस्सा है। तो सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? सतुद्री था। सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, एक और याद हो गया आपको, सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं प्रमुख ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक कालीन नदियां, जो प्रमुख ऋग्वेद के टाइम पर नदियां थी, जो जिस टाइम ऋग्वेद प्रचलन में था उस टाइम की जो नदियां हैं उनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। चलिए, इसमें से कई सारे तो हम अभी पढ़ के आए हैं, चलिए कोई नहीं, रिपीटेशन ज्यादा होगी तो आपको जल्द से जल्द याद होगा। बेतास्ता को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक सेकेंड। बेतास्ता को हम पढ़ चुके हैं, झेलम, बेतास्ता झेलम। अस्किनी चिनाब, ई चिनाब, ई, ठीक है। परुष्पणी रावी, परुष्पणी रावी, रावी को पढ़ चुके हैं, रावी क्या था, ठीक है। विपाशा व्यास, विपाशा व्यास। सदानीरा गंडक, सदानीरा गंडक। गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोमल। आई होप आपको सारी नदियां क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको मैं रिपीटेशन कर देता हूँ जिससे कि चीजें आपको और याद हो जाएं। वितास्ता झेलम, ठीक है। अस्किनी चिनाब, परुष्पणी रावी, विपाशा व्यास, और सदानीरा गंडक, और गोमती गोमल, ठीक है, गोमती गोमल। आई होप आपको नदियों के नाम अच्छे से याद हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार पीछे 10 सेकंड पीछे करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो देखिए, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ज्ञान एवं दर्शन। क्या था? दर्शन एवं ज्ञान, ठीक है, ज्ञान एवं दर्शन, ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। देखिए, कई लोग नहीं जान पाते हैं कि वेदांत किसे कहते हैं। जैसे हमारे सर जब चैप्टर पढ़ाते हैं वेद और वेदांत, ठीक है, वेद और वेदांत नाम से चैप्टर पढ़ाते हैं। लेकिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें पता नहीं चलेगा वेदांत था क्या, हम सिर्फ वेद में पढ़ते जाते हैं। तो आपका रखना है कि उपनिषद को वेदांत कहते हैं, और उपनिषदों का मतलब क्या होता है? समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, मतलब पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, और इन्हें वेदांत कहा जाता है। और उपनिषदों की संख्या 108 है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है, दिमाग में घुसा लीजिए, कितनी है? 108 है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? किसका? किसका? जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है, और बुरी आत्माओं का, ठीक है। चलिए एक बार जान लेते हैं कि कौन सा वेद है। तो अथर्ववेद के अंदर है, जो कि सबसे नया नया वेद है, ठीक है। अथर्ववेद एकमात्र ब्रह्मा ग्रंथ गोपत है। इसका ब्रह्मा ग्रंथ क्या है? गोपत है। क्या है? ब्रह्मा ग्रंथ गोपत है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि अथर्ववेद का ब्रह्मा ग्रंथ कौन सा है, तो गोपत बताना है आपको। क्या बताना है? गोपत, ठीक है। अथर्ववेद में ब्रह्मा
ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों जैसे से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि वर्णन वर्णन है। क्या क्या वर्णन है? क्या क्या वर्णन है? धर्म, सामाजिक निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि वर्णन है। आई होप आपको अथर्ववेद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसका ब्रह्मा ग्रंथ आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ। जब मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताऊं तो आपको बस अपनी बुक में ऐसे मार्क कर लेना है। ठीक है, जिस जिस चीज को मैं बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 21। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो कौन थी? माँ प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, माँ प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, क्योंकि उनकी माता का देहांत उनके जन्म के 7वें दिन हो गया था, 7 दिन बाद हो गया था। ठीक है, एक बार हम डिटेल में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। ये किसने किया था? इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। क्या थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली महिला महिला थी। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सिद्धार्थ, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिद्धार्थ नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको चार ऑप्शन देगा, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो आपको गौतम बुद्ध को लगाना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ ले जाए कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने? प्रजापति गौतमी ने। और उनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के कितने दिन बाद हो गई थी? 7 दिन बाद हो गई थी। आई होप आपको प्रश्न नंबर 21 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध चरित, सौंदरानंद सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। अब इनकी कुछ प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख रचनाकार एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिलिंद पन्नो किसने लिखी है? नागसेन ने। मिलिंद पन्नो, नागसेन, मिलिंद पन्नो, नागसेन, मिलिंद पन्नो। ठीक है, माध्यमिक सूत्र नागार्जुन, माध्यमिक सूत्र नागार्जुन, माध्यमिक सूत्र नागार्जुन। ठीक है, अभिधर्म कोश। ठीक है, बस किसने लिखी है? वसुबंधु ने। ठीक है, विशी विशी विशु विशु दिमग विशी विशु विशु नेक्स्ट, विशी विशी दिमग किसने लिखी है? बुद्ध बुद्ध घोष ने लिखी है। किसने? बुद्ध घोष ने लिखी है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आ, ये रटने वाली चीजें हैं, तो आपको ये इन पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और आप ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ आपको याद करा दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो चीजें रिपीटेशन में रहेंगी मैं उनको तो याद करा दूंगा, लेकिन जो चीजें आपको याद करने की हैं वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि सबका रटने सिलेक्शन नहीं होगा। सबका मतलब कि मैं क्लास में कराऊंगा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ एफर्ट्स तो आपको अपने भी डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 23। महाबोधि मंदिर परिषद का डैश के जीवन से सीधा संबंध है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि महाबोधि किसके जीवन से संबंध होगा, तो वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध है। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है, महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में। कहाँ? बोधगया बिहार में। ठीक है, इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित घोषित किया था। क्या किया था? विश्व धरोहर स्थल का घोषित किया था 2002 में, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब किया था? 2002 में। 2002 में आपको याद रखना है, 2002 में। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। ठीक है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो किसने किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, संलग्न व्रत के तहत। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मातानुयायी। ठीक है, मातानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रभाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? जैन धर्म के बारे में जाना किससे था? भद्रभाहु से। किससे? भद्रभाहु से दीक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्रभाहु से दीक्षा ली थी। आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट,
चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। क्या कहते हैं? संलेखना कहा जाता है। और अपने प्राण कैसे त्यागे थे? उपवास करके। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है जो सबको जनरली पता रहता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, इन्हें उसमें रूल्स करने के और जो डिसीजन मेकिंग की वो पावर दिखी थी इनके अंदर जब ये जा रहे थे अपने रास्ते से। तो इनको चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बच्चे थे उस टाइम पर खेलते हुए दिख रहे थे, वो क्या कर रहे थे उस टाइम पर उनकी जो डिसीजन मेकिंग की सब पावर को देख के ये इंप्रेस हुए थे। तो इन्होंने गणानंद ने इनका जो अपमान किया था उससे बदला लेने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, तथा कौटिल्य यानी चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य यानी चाणक्य थे। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न नंबर 25 तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो कि हमने काफी मतलब कि याद करके किया है। और बाकी वीडियो आपको पसंद आई होगी और चीज़ों में रिपीटेशन रखी है। और वीडियो को हम 50% यहाँ खत्म कर चुके हैं। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम पास है और हमें मेहनत करनी है। प्रश्न नंबर 26। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिणी भारत के राज्यों का उल्लेख किया है? जो देश के दक्षिण जो उसने विजय विजय की है उसमें उसका उल्लेख किसमें से किया है? उसने उसने अपने दूसरे मुख्य शिलालेख में किया है। ठीक है, अब देखिए कुछ वन लाइनर जो आपके सामने आने वाले हैं। अब आपको ये जो अशोक एक प्रमुख यानी प्रसिद्ध शासक था इसके बारे में याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर प्रसिद्ध शासकों से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 भाग कौन कौन से हैं? गुहा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और शिलालेख। क्या है? गुहा, स्तंभ और शिलालेख। गुहा, स्तंभ और शिलालेख। गुहा, स्तंभ और सुहा और शिलालेख। आई होप यहाँ तक चीज आपके लिए होगी। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्य सत्यपुत्र, केरलपुत्र यानी जो चेर के थे, और चोल और पांडे का उल्लेख है। किसी किसका? सत्यपुत्र, केरलपुत्र और चोल और पांडे का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। किसका? लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट। तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? क्या कराया था? उसको रिपेयरिंग कराई थी। जीर्णोद्धार मतलब कि रिपेयरिंग कराई थी। ठीक है, तो वो रुद्रदामन प्रथम था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, और शकों के बारे में, रुद्रदामन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध शासक था शकों के। ठीक है, शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है। किसे मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में। किसके बारे में? रुद्रदामन प्रथम के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये कौन था? शकों का प्रसिद्ध राजा था। कौन था? शकों का प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, मैं बता दूं, जीर्णोद्धार मतलब होता है रिपेयरिंग। ठीक है, किसने कराई थी? रिपेयरिंग से मतलब है कि जो टूट मतलब कि जो मिट्टी गिर रही थी, जो पानी के अंदर मिट्टी धस रही थी, या फिर वह कुछ आसपास अवसाद था, उसको साफ करवाया और इसको एकदम अच्छे से करवाया। तो ये इसकी रिपेयरिंग किसने कराई थी? रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 28 को। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? किसने कराया? तो गुप्ता ने कराया था। किसने? गुप्त ने कराया था। गुप्ता ने कराया था। ठीक है, गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली जो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। किस कराया था? लौह स्तंभ का निर्माण कराया था, जो कि आपके कुतुब मीनार के अंदर, कुतुब मीनार परिसर के अंदर है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर है, जो कि अभी तक ऐसा है जिसपे जंग नहीं लगी है। वो ब्लैक कलर का दिखता है। मैंने मतलब देखा था। तो अब क्या रखना है कि गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली, जो कि दिल्ली में है, मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में, मेहरौली दिल्ली में, ठीक है, स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो वो कौन सा था? वो था विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल के शासक धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अच्छा, अगर एग्जामिनर काफी डीप में जाएगा तो आपसे वो शासक का नाम पूछेगा और पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन शासकों ने कराई थी, तो आपको बताना है पाल शासकों ने कराई थी, ठीक है। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में स्थित है, बिहार के भागलपुर में स्थित है। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? जो प्राचीन हड़प्पा शहर था किस नदी के वर्तमान, यानी जो वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर दर्शाया गया था? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, क्योंकि रावी नदी के, ठीक है, किसके? रावी नदी के, ठीक है। अन्य प्रमुख सैंदव स्थल एवं इनके समीप नदी, ठीक है, जो मतलब कि जो नदियां हैं, जिस नदी के पास ये शहर थे, तो आप क्या रखने, मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो सिंधु में, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, आलमगीर आलमगीरपुर हिंडन जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। अब क्या रखना है? काले बैगन बने घर घर, ठीक है, काले बैगन घर घर, काले बैगन घर घर, काले बैगन घर भर, ठीक है। लोथल भोगवा गुजरात पे, ठीक है, गुजरात, ठीक है। भोग कहाँ लगता है? थल पे। भोग कहाँ लगता है? थल पे। भोग लगता है थल पे, याद रखना है आपको, भोग लगता है थल पे। भोगवा लोथल, भोगवा लोथल, ठीक है। चंदोदड़ो जो सिंधु नदी के पास है, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। रोपण सतलज जो कि पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है, रोपण पंजाब में, सतलज रोकन सतलज, ठीक है। और सुतकांगेडोर दाश्क नदी के पास है। कहाँ पर? सुतकांगेडोर दाश्क नदी के पास, ठीक है। आपको ये सारे आगे दो होंगे, मैं एक बार फिर भी ट्राई करता हूँ दोबारा याद करने की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास, आलमगीरपुर हिंडन जो यूपी में, कालीबंगन कालीबंगन बने घरघर यानी कालीबंगन घग्गर नदी के पास, जो कि आपका पड़ता है राजस्थान में। लोथल भोग लगता है थल पर, ठीक है, लोथल भोगवा के पास। चन उदड़ो सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट, रोपण सतलज सुतकांगेडोर दाश्क नदी के पास, ठीक है, सुतकांगेडोर दाश्क नदी। आई होप यहाँ तक चीज आपको सारी क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। इस समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है। तो कितना करती है? 99% कवर करती है। कितना? 99% कवर करती है। कितना बड़ा डाटा है, 99% कवर करती है, ठीक है। इतिहासकारों ने भारतीय पुरापाषाण कालीन संस्कृति को 3 कालों में विभाजित किया है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा मध्य नव, ठीक है। नवपाषाण काल और महापाषाण काल चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? ठीक है, कहाँ कहाँ देखी गई थी? तो आपके दक्षिण भारत में देखी गई थी। लौह वस्तुएं कहाँ देखी गई थी? दक्षिण भारत में देखी गई थी, ठीक है। नव पाषाणी युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, जो कि मैं मानता हूँ जनरली इससे पहले तो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा। तो उसे कहा गया था महापाषाण काल कहा गया है। क्या क्या? महापाषाण काल कहा गया है, जो कि नवपाषाण काल के खत्म होने के बाद जो काल आया था उसे महापाषाण काल कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों को तांबे जो संभवतः वर्तमान समय डैश से प्राप्त होता था। कहाँ से प्राप्त होता था? तो वो राजस्थान से प्राप्त होता था। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? जो हड़प्पा के टाइम पे तांबा कहाँ से प्राप्त होता? राजस्थान से प्राप्त होता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, लौह युग का लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका प्रयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो जनरली अगर आप इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तलवार से तो नहीं काटते होंगे पेड़ों को, ठीक है, आरा से लकड़ी कटती है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी और उस टाइम पे कुल्हाड़ी, आप कुल्हाड़ी को सुन के ही याद कर सकते हैं कि ये पुरापाषाण काल की चीज है, तो आपको ऐसे भी टिक कर सकते हैं, एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर।
निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आता है? तो गंगा का आता है। कितने? गंगा का आता है। शायद से शायद से यमुना का 3 बार आता है, शायद जितना मुझे पता है यमुना का 3 बार। यमुना का 3 बार। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि शायद मैं सही हूँ गलत हूँ, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार नाम और यमुना नदी का 3 बार नाम आता है। देखिए मैं सही था एकदम कि यमुना नदी का 3 बार आता है, ठीक है, और गंगा का एक बार। याद रखना है, गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार। गंगा एक, यमुना 3 बार, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है। किसको? सिंधु को माना गया है। और सर्वाधिक पवित्र सरस्वती को। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि गंगा को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि बस आपको याद डायरेक्ट रखना है, ये वन लाइनर डाटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में गंगा पे क्लिक नहीं करना है। तो सर्वाधिक पवित्र पूजे तो आपको सरस्वती पे क्लिक करना है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जहाँ पे लोग पूजा पाठ किया करते थे और उसका पानी ग्रहण किया करते थे, तो वो आपके लिए सिंधु थी, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? एक बार, जो क्लियर कर चुके हैं हम। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, यमुना का 3 बार, चूंकि हम पहले क्लियर हो चुके हैं। डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और दोनों और मंत्रों का संग्रह है। दोनों और मंत्रों का संग्रह है। कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सामवेद, ठीक है। तो देखिए सामवेद इसका सही उत्तर है। वेदों में, ठीक है, साम से याद रखना है आपको, साउंड, ठीक है। जहाँ पर म्यूजिक की बात होगी वहां सामवेद आएगा, ठीक है। मैंने इस तरह याद किया, ठीक है, सामवेद जहाँ पे म्यूजिक की बात होगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेख है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, तीसरे में है क्या है? गायत्री मंत्र है, तीसरे में गायत्री मंत्र है, ठीक है। सामवेद में यज्ञों के पाए गए अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। मैंने कहा था ना, जहाँ पर गाना या गाए जाने, वो आपको क्या करना है? सामवेद याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है, ठीक है। क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद कर्मकांड, जो आप कर्मकांड किए हैं उसके 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 तहत आता है, ठीक है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? क्या है? नृत्य कला, नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है। चलिए एक बार हम जान लेते हैं। तो किसमें है? यजुर्वेद, ऋग्वेद में है, ठीक है। किसमें है? ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित कुछ, एक सेकेंड, हम कहीं क्वेश्चन तो अलग नहीं, 32 हमने किया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम 38 कर चुके हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, एकदम ओके ओके, ठीक है। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एक बार देख लेते हैं। ये सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद, ठीक है। ऋचाओं में वृद्ध एकमात्र वेद, ठीक है। ऋचाओं में वृद्ध एकमात्र वेद है। क्या? ऋचाओं में वृद्ध एकमात्र वेद है, ठीक है। इसकी रचना काल इसका रचना काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसका रचना काल कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपको याद रखना है कितना? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है, ठीक है। इसमें कुल मंडल 10 हैं। ये जो डाटा आपके मैं बताने जा रहा हूँ अब, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और ये आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए। जैसे कि आपसे मैं कल क्लास में आके पूछता हूँ कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028। और कितनी ऋचाएं हैं? 1600। 10,600, ठीक है, 10,600। आपसे कभी नहीं पूछेगा मंडल क्या होता है, आपसे कभी नहीं पूछेगा सूक्त क्या होता है, आपसे कभी नहीं पूछेगा ऋचाएं क्या होती हैं। तो आपको सिर्फ बताना है कि मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। और ऋचाएं कितनी है? 10,600, 10,600, 10,600, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ऋग्वेद है। सबसे नया अथर्ववेद में पहले बता चुका हूँ। गद्य और पद में यजुर्वेद, गद्य और पद में यजुर्वेद। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद, जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, आपकी कितनी सारी ट्रिक्स बनती जा रही हैं, आपको आपका स्टोरी वाइज पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वैत्रयी भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों को मिला क्या बनता है? वैत्रयी।
ठीक है। और इसमें अथर्ववेद को नहीं शामिल किया जाता क्योंकि अथर्ववेद सबसे नया वेद है, तो इसको उसमें शामिल नहीं किया जाता, अथर्ववेद को उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं, तो आपको वहां पर अथर्ववेद भी दिया जाएगा, तो आपको अथर्ववेद पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है, आपको माइंड रखना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक, साम और यजुर, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर होगी। नेक्स्ट, गोपद गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित हैं? गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित किस वेद से संबंधित हैं? वो अथर्ववेद से हैं। ठीक है। अब प्रमुख वेद और उनके ब्रह्म ग्रंथ हमें याद रखने हैं। ठीक है, उनके ब्रह्म ग्रंथ हमको याद रखने हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण और कोशित की ब्राह्मण, ऐत्रेय और कोशित की, ऐत्रेय कोशित की, ऐत्रेय कोशित की ऋग्वेद, ऋग्वेद साथ रखना है आपको, ऐत्रेय और कोशित की। ठीक है। यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ तैत्रीय, शतपथ तैत्रीय। सामवेद से पंचवीस ब्राह्मण और षड्वीस, पंच षड पर पंच षड, पांच और छह, पांच और छह, पंच षड, पांच और छह, पांच और, ठीक है, पांच और छह। अथर्ववेद से गोपथ, अथर्ववेद से गोपथ। अच्छा, ये आपको जो याद करने ही करने जरूरी है, याद जरूरी करने, क्योंकि ये एग्जाम में काफी पूछ जाते हैं। ब्रह्म ग्रंथ आपसे कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 को। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम जाना जाता है? उन्हें सुक्त नाम जाना जाता है। किसने? सुक्त नाम से। ठीक है, जो प्रार्थनाएं लिखी हैं उसमें। ठीक है, सर्वाधिक सुक्त ऋग्वेद में 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में 250 सूक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? महत्वपूर्ण देवता इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है। 200 सूक्त दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को समर्पित हैं। 200 अग्नि, आपको डाटा रखना है। ठीक है, ये वाला कि 250 तो है इंद्र को, ठीक है, और 200 अग्नि देवता को। ठीक है, 200 अग्नि देवता को, और 30 सूक्त तीसरे देवता वरुण को समर्पित हैं। 30 30 किसको समर्पित हैं? वरुण को समर्पित हैं। अगर आपको ये दो डाटा आपको इन पर नजर रखनी है, लेकिन आपको जो 250 सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र को, ये आपको याद रखना है। अगर आप दिल्ली पुलिस लेवल की जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे एक बार हम। अब देखिए, इतने नियरेस्ट ऑप्शन दिए हैं कि आप इसमें बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री बेसिक पढ़ी होनी चाहिए इसको। इस अगर मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखने आए तो आपने कम से कम एक बार कहीं ना कहीं से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हुल्लूर, ठीक है, महागढ़ा, मेहरगढ़ और चिरान। ठीक है, और चिरान। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर होगा क्या होगा इसका? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। कहाँ पर? बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालीन स्थल हुल्लूर कर्नाटक में, और चिरान सासाराम को सारण भी कहा जाता है। सासाराम को सारण भी कहा जाता है। कहाँ? बिहार में है। तथा महागढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महागढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 को। वेदों में सबसे पुराने वेद ऋग्वेद हैं, जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष में हुई थी। कब हुई थी? 3500 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 3500 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और ऋग्वेद वार में ये चीज हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इसके अंतर्गत 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और लगभग 10,580 ऋचाएं। कितनी ऋचाएं हैं? और अब इससे पहले हमने क्या की थी कि आपको 560, आपको 10,000 डाटा याद रखना है, बाकी तो आप कर सकते हैं 580 और 500 10,600 भी है। ठीक है, 10,600 दो डाटा रखने हैं आपको, एक 10,580 और 10,600। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि हेतु होत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होत्र कहलाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ब्रह्म ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के दो ब्रह्मा ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के दो ब्रह्मा ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। डैश शहर कच्छ के रण में खादिर खादिर वेद जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था, जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। ठीक है, क्या थी? ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। कहाँ थी? धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। धौलावीरा अवस्थित है कच्छ गुजरात में। कहाँ पर? धौलावीरा कच्छ गुजरात में। ठीक है,
खोजकर्ता जेपी जोशी कौन थे? खोजकर्ता जेपी जोशी थे। इसे सफेद इसे सफेद कुआं आयताकार नगर भी कहा जाता है। सफेद कुआं और आयताकार नगर भी कहा जाता है। क्या क्या? सफेद कुआं और आयताकार नगर कहा जाता है। हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। बाकी जो सारे वो थे, जो सारे स्थल थे वो 2 भागों में विभाजित थे। जो एकमात्र था जो 3 भागों में विभाजित था। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल जो 3 भागों में विभाजित था? तो कौन था? वो धोलावीरा था। ठीक है। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? महास्नानागार मोहनजोदड़ो से। महास्नानागार मोहनजोदड़ो। और ठीक है, आपको याद रखना है महान महास्नानागार मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो नृत्य क्या क्या प्राप्त हुआ है? नर्तकी की कांसे की मूर्ति। ठीक है। जो नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ थे की मूर्ति और मृत देवी की मूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? मृत देवी की मूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कालीबंगन से जुते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। लोथल हड़प्पा कालीन सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो लोथल से बंदरगाह, धान यानी चावल और 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली से मिट्टी से बना हल। ठीक है। बनावली से मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? एक बार देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, अजंता, सांची, भीमबेटका। देखिए जो ये सारी हैं ये गुफाएं हैं। ठीक है। अजंता की गुफाएं हैं, अजंता, सांची और भीमबेटका की गुफाएं। और इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा सही उत्तर? इसका मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इसको तो पढ़ के भी आप याद कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। पहले क्लियर कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 में की गई थी। ठीक है। पहले पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतात्मक थी। कैसी थी? जनतात्मक थी। और बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। ठीक है। बहुत जो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। बृहद मतलब बड़ा। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो किस वर्तमान में स्थित है? गुजरात में। ठीक है। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में तथा धोलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ? कालीबंगन कहाँ पर? राजस्थान में, जो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। और बनावली हरियाणा में और धोलावीरा गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन डैश संप्रदाय से है? तो सांख्य संप्रदाय से है। कपिल का किसे है? सांख्य से। कपिल का सांख्य से। ठीक है। अब हम कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक जिन्होंने उनको आगे तक पहुंचाया उनको देख लेते हैं। ठीक है। न्याय जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? गौतम। जैसे कि गौतम बुद्ध है, आपको नाम से बस याद हो जाएगा ये तो। गौतम बुद्ध वो क्या उनका काम क्या था? सबको न्याय दिलाना। ठीक है। सबको न्याय दिलाना, सबको न्याय दिलाना। वो किसी से भी झगड़ेलू तरीके से या फिर गुस्से में बात नहीं किया करते थे। सबके साथ एकदम विनय पूर्वक व्यवहार था उनका। ठीक है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी, आपको ये दो हैं जो बहुत कंफ्यूज करेंगे, जो कि आपको फिंगर टिप्स याद करने हैं। ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। उत्तर बादरायण। ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हैं कि प्रश्न के बाद उत्तर आता है। पहले प्रश्न आता है, उसके बाद उत्तर आता है। उत्तर बादरायण। ठीक है। उत्तर आता है बाद में। ठीक है। उत्तर बादरायण। ठीक है। योग के हैं पतंजलि, जो कि आपको याद होंगे तुरंत पढ़ते ही। योग के पतंजलि याद होंगे तुरंत ही पढ़ते ही। वैशेषिक कणाद यानी उलुक। वैशेषिक के कौन है? कणाद यानी उलुक। और चरवाक के चरवाक। ठीक है। चरवाक के चरवाक। ठीक है। चरवाक के चरवाक। ठीक है। आई होप आपको कट नंबर 48 तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता चुका हूँ लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मैं आपको वीडियो में कई चीजें पहले बता देता हूँ जो कि आपके आगे बहुत काम आएंगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, जो कि मैं आपको बता चलता हूँ तो आपको सवाल लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन वैसे ही उड़ा देंगे। ठीक है। लोथल भारत के गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल
तथा प्राचीन बंदरगाह है, जो कि हम बात कर चुके हैं। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है और तथा इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। आई होप आपको यहाँ तक की चीज सारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हम प्रश्न नंबर 49 कर चुके हैं। आई होप, ओके ओके ओके। प्रश्न नंबर 50, आज हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। यहाँ के बाद हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। ऋग्वेद डैश सूक्तों का एक संग्रह है। तो कितने हैं? 1028। कितने हैं? 1028 सूक्तों का संग्रह है। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास आप एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैंने चीज़ों में रिपीटेशन रखी है जिससे कि आपको सारी चीज़ याद हो जाए। और चैनल पर रीच काफ़ी डाउन हो गई है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बाकी कंटेंट में क्या कमी है या फिर आपको क्या पसंद नहीं आ रहा, आप एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और हम बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और जल्द से जल्द जीडी की बुक्स को हम जल्द समाप्त करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम की दिक्कतें आ जाती हैं जिसके कारण क्लास रुक जाती है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि आपकी क्लास लेना उस काम से ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जीडी की बुक आपकी सबसे पहले समाप्त कर दूँ मैं, और येलो बुक भी हमारी समाप्त होने वाली है। बाकी मैं आपको ट्राई करूँगा कि जीडी की बुक सबसे पहले समाप्त हो। और यहाँ की क्लास में आज हमने 50 प्रश्न किए हैं, जो कि जीडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे और आपके लिए हेल्पफुल थे। अगर आपको चीज़ें क्लास में याद हुई हो, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी स्पीड के लिए एक बार मुझे सजेशन देना ज़रूर कि स्पीड कैसे रखनी है मुझे, कि इसे बदलना है या फिर मैं इतनी ही रखूँ। बाकी क्लास कैसे पसंद आई एक बार ज़रूर बताना। बाकी अगर आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में नहीं पता, जिनको नीड है, जो कि जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अपना मतलब कि अपना फायदा ना देख के उनको भी शेयर करना इस वीडियो को, कि यहाँ पर इस बुक का सोल्यूशन कराया जा रहा है और बेस्ट तरीके से कराया जा रहा है। क्योंकि मैंने कई कई लोगों को देखा कराते हुए, तब मैं अपने एक नए तरीके से कराने आया हूँ। तो आपको किस तरह लगा? क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और थोड़ी बहुत गलती के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने ये गलत बोला या फिर ये डाटा गलत है, तो मैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जब तक के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता उनको जरूर से बताना। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।